हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीत पाठशाला। जीत पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है। ये कोर्स पूरी तरह से फ्री है, कंप्लीटली फ्री रहेगा यूट्यूब में। इसमें हम पहले लेक्चर सीरीज लेके आएंगे, यानी चैप्टर वाइज चैप्टर कराएंगे, एक चैप्टर यानी एक अध्याय कराएंगे। इसका उसका एमसीक्यू सीरीज लेके आएंगे ताकि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको प्रैक्टिस हो सके। और प्रैक्टिस में क्या होगा, आप अपने आप को आकलन कर सकते हो, अपने आप को रिव्यू कर सकते हो कि आपने कितना पढ़ा, कितना याद रहा। कोई कॉन्सेप्ट को लेके इशू आएगा तो आपका भी रिवाइज भी हो जाएगा एमसीक्यूज में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो आते हैं। ठीक है, और ये कोर्स बहुत मजेदार होने वाला है। पूरी पॉलिटी आपको बहुत ही बेहतरीन यानी बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया जाएगा, प्रैक्टिकल तरीके से। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि अभी तक इसको पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान समझ में नहीं आया, तो मैं एश्योर करता हूं कि ये पूरा लेक्चर यानी पूरा कोर्स देखने के बाद आपको कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा। दोस्तों, आज की सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा। डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की मांग। यानी सबसे पहले डिमांड किसने की कि भारत के लिए संविधान बनना चाहिए और संविधान के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए। तो 1934 यानी 1934 में पहली बार स्वराज पार्टी डिमांड की थी कि भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा होनी चाहिए। और इस संविधान सभा 1934 में दो बातें थी, एक एमएन रॉय हो गए और स्वराज पार्टी हो गई। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि एज ए इंडिविजुअल यानी एज ए व्यक्तिगत, एज ए इंडिविजुअल किसने डिमांड की थी पहली बार कि भारत में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की जरूरत है, तो अगर व्यक्तिगत तौर पे बात करें तो हमेशा आप आंसर लगाओगे एमएन रॉय। ठीक है, ये कम्युनिस्ट मूवमेंट के पायनियर भी माने जाते हैं यानी जनक माने जाते हैं। ठीक है, और एज अगर कोई पूछे एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए संगठन, एज ए ऑर्गेनाइजेशन या संगठन किसने डिमांड किया था पहली बार संविधान सभा के लिए, तो वो स्वराज पार्टी थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस ने पहली बार कब डिमांड की थी कि भारत के लिए, भारत को संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की जरूरत है। तो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत में भारत का संविधान बनाने के लिए पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा की डिमांड 1935 में कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने डिमांड किया था। जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ में इन्होंने डिक्लेयर किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस by a constituent assembly elected on the basis of adult franchise। इन्होंने जो कहा था, इन्होंने कहा था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो होनी चाहिए। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होनी चाहिए वो किस बेस पे होनी चाहिए, इलेक्टेड होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा जो होगी वो कैसे लोग उसमें आना चाहिए, वो चुन के आना चाहिए। किनके द्वारा आना चाहिए, एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो आज के डेट में चलता है ना हमारा वयस्क मताधिकार। 1940 में अगस्त आफर के बारे में आप जानते होंगे, पहली बार ऑफिशियली यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस डिमांड को सीरियसली लिया था कि हाँ वाकई में हिंदुस्तान यानी इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है संविधान सभा की। तो अगस्त आफर में था। डिमांड वाज फाइनली एक्सेप्टेड 1940 में, 1940 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड ऑफिशियली एक्सेप्ट की गई है। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा यह डिमांड एक्सेप्ट की गई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अगस्त आफर। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिप्स मिशन की। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। पहले आपको क्रिप्स मिशन के बारे में जान लेना, यह है क्या, एक्चुअली एक काइंड ऑफ डेलीगेशन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक डेलीगेशन था। ठीक है, यानी एक टीम थी, डेलीगेशन आप नहीं समझ पा रहे हो टर्म को, तो एक टीम थी। ठीक है, इसके जो चेयरमैन थे सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, काइंड ऑफ वही कैबिनेट के मेंबर थे। ये निगोशिएट करने आए थे। निगोशिएट क्या किया था, इन्होंने कहा था कि आपको इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश करने का पूरा हक दिया जाएगा। आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना इंडियन द्वारा आप स्टैब्लिश करोगे, बनाओगे, एक संविधान सभा बनाओगे, लेकिन जो कंडीशन थी वो खतरनाक थी, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप कर सकते हो। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया की हेल्प चाहिए थी इंडियन सोल्जर्स की लड़ने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो इन्होंने क्या बोला कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम कर दी जाएगी, संविधान सभा बनाई जाएगी, जो इंडियन द्वारा ही बनाई जाएगी, इंडियन के लोग ही रहेंगे उसमें, पूरे मेंबर्स रहेंगे, लेकिन अभी नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, क्रिप्स प्रपोजल वाज रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट कर दिया गया था, किसके, मुस्लिम लीग द्वारा। ठीक है,
मुस्लिम लीग ने इस ऑफर को क्यों रिजेक्ट कर दिया था, इस प्रपोजल को? क्योंकि क्या, दे वर डिमांडेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू टू ऑटोनॉमस स्टेट विद टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी जो इंडिया है उसकी दो बातें थी, वो उसका डिवीजन चाह रहे थे, ठीक है, एक तो इंडिया रहेगा ही रहेगा, सेकेंड और जो सेकेंड कंट्री यानी कि पाकिस्तान कह सकते हो आप, वो पाकिस्तान चाह रहे थे, ठीक है। तो जब दो कंट्री बनेगी, जब वो कह रहे हैं कि दो कंट्री बनेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा भी दो होनी चाहिए, इंडिया वाले अपने लिए बनाए, पाकिस्तान वाले अपने लिए बनाए। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। आपको पता होगा 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। फाइनली कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया व्हाइल इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपको पता है ना, क्रिप्स मिशन जब आया था तो मुस्लिम लीग ने क्या बोला था कि हमें दो अलग नेशन होंगे और दोनों नेशन की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा बनेगी, ठीक है। ये तो क्रिप्स मिशन टाइम पे मुस्लिम लीग ने कहा था। इसके बाद जैसे 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, ये भी कैबिनेट मिशन काइंड ऑफ एक डेलीगेशन था, ठीक है। डेलीगेशन बोले तो एक टीम था, ब्रिटिश गवर्नमेंट की टीम थी, ठीक है। तो इन्होंने सीधे जो रिजेक्ट कर दिया कि भाई दो नेशन नहीं बनेगी, यानी कि अलग अलग देश नहीं होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ही बनेगी, एक मिलेगी इंडिया के लिए टोटल, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन ने इनका जो प्रपोजल था मुस्लिम लीग का, उस प्रपोजल को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया और बोला कि दो, पहली बात तो दो कंट्री नहीं बनेंगे और दो कंट्री के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी नहीं बनेगी। देयर विल बी ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, केवल एक ही संविधान सभा होगी और वही नेशन यानी देश के लिए हमारे संविधान बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी, ठीक है। अब थोड़ा हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी किस बेस पे बनी थी? कई बार कंटिन्यू क्वेश्चन आता है, 4th ग्रेड से लेकर के ए ग्रेड तक, किसी भी एग्जाम की बात करूं, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, खासकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम हुई थी, जो बनी थी, वो किस मिशन प्लान के, किस मिशन के तहत बनी थी, किस प्लान के थ्रू बनी थी? तो दैट वाज द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनी थी। ध्यान देना, कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस बेस पे बनी है, तो दैट इज अ कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन के बेस पे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। देखो, दो बातें, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना, ठीक है, एडाप्टेशन, दूसरा इंप्लीमेंटेशन, यानी लागू करना। एडॉप्ट मतलब जब संविधान बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब संविधान बना रही थी, तो जब संविधान हमारा पूरा बन करके रेडी हो गया, क्या हो गया? रेडी हो गया। तो रेडी कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को, यानी कि ये रेडी हो गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू नहीं किया गया था। लागू कब किया गया था? ये लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये 24 जनवरी 1950 को क्या था? फाइनल मीटिंग हुई थी, जिसमें फाइनली सिग्निफाई किया गया था, सिग्नेचर किया, सब जितने मेंबर्स थे सबने सिग्नेचर किया था और फाइनल सब कुछ ओके हो चुका था और जस्ट इंप्लीमेंट कर दिया गया था। 26 जनवरी इंप्लीमेंट कर दिया गया था। तो देखो, कंफ्यूज नहीं होना, कई बार क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया। जब अडॉप्ट करने की बात आएगी तो दैट इज 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अच्छा, जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरी तरह से रेडी हो चुका था, इवन कुछ पार्ट उसके इंप्लीमेंट भी हो चुके थे, ठीक है। 26 जनवरी 1950 से पहले बहुत सारे कुछ प्रोविजन, यानी पूरा तो नहीं, लेकिन एक मोटा मोटा कह सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑलरेडी इंप्लीमेंट यानी लॉन्च हो चुके थे, लागू हो चुके थे। 26 जनवरी 1950 से पूरा संविधान लागू हो चुका था देश में, ठीक है। तो अब एक सवाल उठता है कि 26 जनवरी ही क्यों, इससे पहले क्यों नहीं कर लिया गया? 24 जनवरी को भी मीटिंग हो चुकी। तो इसके पीछे लॉजिक था कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर सेशन हुआ था आईएनसी का, ठीक है, 1929 पे, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। उस समय यह डिसाइड किया गया था कि हम जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, संपूर्ण आजादी दिवस मनाया जाएगा कब? 1930 में, 26 जनवरी 1930 को फुल इंडिपेंडेंस है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मनाया जाएगा, संपूर्ण आजादी दिवस मनाया जाएगा। इस बेस पे इसको इंप्लीमेंटेशन का डे रखा गया, 26 जनवरी रखा गया था, ठीक है, 1950, ठीक है। होप आपको समझ आ गया होगा। इसके टेम्परेरी स्पीकर कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, यानी जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। परमानेंट इसके प्रेसिडेंट कौन बने थे? फिर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, पता ही होगा आपको। टोटल सेशन कितने हुए हैं? 11 सेशन है, ठीक है। वैसे 12 है, तो 11 + 1, ठीक है। 11 पहले हो चुके थे, लास्ट में आखिरी सिग्नेचर के लिए ये जो बताया जा रहा है 24 जनवरी 1950 को
फाइनल सिग्नेचर के लिए एक सेशन हुआ था, उसको मिलाकर के 12 हो जाता है। वैसे टोटल 11 सेशन है। टोटल वोमेन्स कितनी थी, महिलाएं कितनी थी इसमें? 15 महिलाएं थी। पूरे संविधान सभा में 15 महिलाएं मेंबर थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर कौन थे? संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? सर BN राव जी इसके सलाहकार थे, एडवाइजर थे। ठीक है, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कमेटी और चेयरमैन देख लेते हैं। चेयरमैन ऑन कमेटी, ठीक है, तो जो BR अंबेडकर जी थे वो किसके चेयरमैन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे? 6 मेंबर प्लस 1 चेयरमैन, यानी डॉक्टर अंबेडकर जी खुद एक चेयरमैन हो गए इस कमेटी के, और 6 मेंबर और थे इसमें। ठीक है, उनके नेम में आगे डिस्कस करूंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी किसके कमेटी के चेयरमैन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 2 कमेटी के चेयरमैन थे। एक था कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ठीक है, और दूसरा स्टीयरिंग कमेटी। इन 2 कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। सरदार पटेल जी 3 कमेटी के चेयरमैन थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, कमेटी ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। इन 3 के चेयरमैन सरदार पटेल जी थे। जवाहरलाल नेहरू जी 2 कमेटीज के चेयरमैन थे। पहले थे यूनियन पावर कमेटी और दूसरी थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, इन 2 कमेटी के चेयरमैन हमारे नेहरू जी थे। मूव करते हैं आगे। कंपोजिशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की संरचना। ठीक है, अब हम थोड़ा जानते हैं संविधान सभा के बारे में, थोड़ा डिटेल में चलते हैं कि संविधान सभा में कैसे कितने लोग थे, कहां कहां से कौन इलेक्ट होके आए थे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन नवंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ यानी टोटल जो लोग थे पूरे, कितने लोग थे? 389 लोग थे। ठीक है, उसमें से 2 टाइप के लोग थे। 2 टाइप के मतलब एक ब्रिटिश इंडिया से थे और प्रिंसली स्टेट से थे। तो ब्रिटिश इंडिया के मेंबर्स जो आए थे वो कैसे आए थे? इलेक्टेड थे, इलेक्ट होके आए थे। ये ध्यान देना है। 296 सीट में आए थे। 296 सीट किसके लिए थी? ब्रिटिश इंडिया के लिए थी। और 93 सीट किसके लिए थी? 93 सीट हमारे प्रिंसली स्टेट्स के लिए थी। तो जो ब्रिटिश इंडिया से लोग आए थे वो इलेक्टेड थे। उनको किसने इलेक्ट किया था? जो प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर थे, ठीक है, उन्होंने इनको इलेक्ट किया था। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट के लोग आए थे वो कौन थे? वो नॉमिनेटेड थे। कई बार क्वेश्चन आता है, इसमें कंफ्यूजन होता है आपको, तो ये ध्यान देना है। इसमें कहने का मतलब कह सकते हो कि पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड, बल्कि मैक्सिमम इलेक्टेड थे और पार्शियली कुछ लोग जो है इसके नॉमिनेटेड थे। 296 में से 292 जो मेंबर्स थे वो 11 गवर्नर प्रोविंसेस से आए थे। ठीक है, यहां से कितने थे? 296 में 92 यहां से हो गए, तो कितने 4 बचे? 4 हमारे कौन हो गए? 4 हमारे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से थे, यानी 4 हमारे थे। 4 क्या थे? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, तो एक एक सभी से। ठीक है, और जो 93 प्रिंसली स्टेट से जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, हालांकि बाद में इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, इन्होंने पार्टिसिपेट किया ही नहीं। Each provinces and princely state are group of a state in case of a small state were to be allotted seat in proportion to their respective population। सिंपल सी बात है कि जितने भी प्रोविंसेस थे उनमें जो सीट दी गई थी उनकी जनसंख्या के अनुपात पे दी गई थी। किस पे दी गई थी? प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। उनके जनसंख्या के आधार पर उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सीटें दी गई थी। ठीक है, अगर हम मोटा मोटा कहें कि रफली 1 सीट की जो 1 सीट से चुन के जो आए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर आए थे, हमारे संविधान सभा में जो सदस्य आए थे, वो लगभग एवरी मिलियन पॉपुलेशन, यानी कि 10 लाख में से 10 लाख पॉपुलेशन में से एक सीट आई थी हमारी। यानी जो हमारी संविधान सभा में जो लोग आए थे, ठीक है, वो चुन करके आए थे। केवल प्रिंसली स्टेट के लोग थे जो मनोनीत किए गए थे, यानी कि नॉमिनेट किए गए थे, बाकी तो चुन के ही आए थे। तो जो चुन के आए थे, तो कितने लोगों के बीच से चुन के आए थे? 10 लाख जनसंख्या के बीच में एक हमारा क्या रहेगा? संविधान सभा का सदस्य रहेगा। आप देखो हिंदी में लिखा है, आप हिंदी में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों मीडियम में रहेगा। जहां मुझे लगता है कि मैं कहीं हिंदी नहीं लिखा हूं तो समझ लेना, वहां हिंदी की जरूरत है नहीं। मैं आपको इजीली समझाने में समर्थ हूं, समझा दूंगा आपको, इंग्लिश में समझा दूंगा। ठीक है, बाकी जनरली में हिंदी में करूंगा, तो आपको मीडियम को लेकर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इस बात की आप टेंशन बिल्कुल लें, मैं अश्योर करता हूं इस बात पर। ठीक है, सीट एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंसेस वर टू बी डिसाइडेड अमंग 3 कम्युनिटीज इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। यानी जितने भी ब्रिटिश प्रांतों में सीट आवंटित की गई थी वो 3 प्रमुख समुदायों में लिया गया था। पहला था मुस्लिम, दूसरा था सिख, तीसरा था जनरल। देखो जनरल में कौन कौन आ गया आपका? हिंदू हो गया, यानी मुस्लिम और सिख छोड़ करके, इनको छोड़ करके बाकी सारे किसमें आ गए? बाकी सारे जनरल में आ गए। यानी इसमें से जैन हो गए, हिंदू हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, ठीक है, पारसीज हो गए, ठीक है, ये सारे कुल मिलाकर के आपके जनरल में आ गए। यानी सिंपल सी बात है, मुस्लिम और सिख को छोड़ के बाकी सब किसमें आ गए? जनरल में आ गए। थोड़ा सा मैं दोबारा फिर से रिवाइज करा देता हूं कि संविधान सभा में जो लोग चुन के आए थे, ठीक है,
जितने, वो रफली 10 लाख जनसंख्या के बीच से एक हमारे संविधान सभा में सदस्य था, ठीक है, और जनसंख्या के आधार पर ही सीट का आवंटन किया गया था। और जो संविधान सभा में सीटें जो अलॉट की गई थी वो 3 समुदाय के लिए की गई थी, ठीक है। कैसे कैसे? मुस्लिम के लिए, सिख के लिए और जनरल के लिए। मुस्लिम सिख छोड़ के बाकी सब जनरल में आते हैं और कोई कैटेगरी वहां पर नहीं थी। The representative of each community were to be elected by members of that community in the provincial legislative assembly, and voting was to be by method of a proportional representation by method of a single transferable vote। यानी कि प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। The representative of princely state were to be nominated by the head of the princely state। मैंने कहा था आपको पहले स्टार्टिंग में, जो princely state से जो लोग आए थे वो इलेक्टेड नहीं थे, वो इलेक्टेड नॉट इलेक्टेड, वो इलेक्टेड नहीं थे तो क्या थे? वो नॉमिनेटेड थे, यानी कि उनको मनोनीत किया गया था। क्या किया गया था? नामित किया गया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी पार्शियली इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड, यानी जो हमारी संविधान सभा थी, कुछ लोग इलेक्ट होकर आए थे, कुछ लोग मनोनीत किए थे, नामित किए गए थे, ठीक है। तो आपको पता है जो प्रिंसली स्टेट वाले थे वो नॉमिनेटेड थे, बाकी हमारे इलेक्टेड थे। मेंबर वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ अ प्रोविंशियल असेंबली हु देमसेल्फ वर इलेक्टेड ऑन द लिमिटेड फ्रेंचाइजी। यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे, ठीक है, ये किसके द्वारा इलेक्ट किए गए थे? ये इलेक्ट किए गए थे मेंबर ऑफ अ प्रोविंशियल असेंबलीज, ठीक है, यानी विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इनको इलेक्ट किया गया था। अब समझिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग चुन के आए थे वो आम पब्लिक ने वोटिंग नहीं की थी, जो आज के डेट में ना कि 18 साल से ऊपर जिनका भी हो गई एज हो गई है वो सब लोग वोटिंग कर सकते हैं, नथिंग लाइक दैट, ऐसा वहां पर इलेक्शन नहीं हुआ था। यानी जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे, ठीक है, वो भी डायरेक्ट इलेक्शन से होके नहीं आए थे, क्योंकि उस समय फ्रेंचाइजी बहुत लिमिटेड, यानी चुनाव देने का वोटिंग राइट जो था वो बहुत कम लोगों के पास था। क्या क्या आधार थे उस पर, क्या क्या बेसिस थे? एजुकेशन था, शिक्षित लोगों को मौका मिलता था, दूसरा टैक्स पेयर थे, ठीक है। तो यानी कि सबको मौका नहीं दिया जाता था। जो प्रांतीय विधानसभाओं में जो लोग पहुंचे थे, विधानसभाओं के सदस्य चुने गए थे, उसमें भी सबको एक तरफा नहीं वोटिंग राइट दिया गया था। पढ़े लिखे लोगों को, टैक्स पेयर, ऐसे लोगों को दिया गया था, कोई लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी। नाउ द इलेक्शन टू बी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर 296 सीट, 296 सीटों के लिए जब इलेक्शन हुआ था, ठीक है, आपको पता होगा ना, जो 93 सीट हमारी दी गई थी किसको? प्रिंसली स्टेट को, वो पार्टिसिपेट नहीं की, एक्चुअली रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। दे वर नॉट एग्री टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भागीदारी निभाने के लिए मना कर दिया, ठीक है। तो दो तो बचेगा 296, जिसमें से 292 और 4, ये 11 गवर्नर प्रोविंसेस से आए थे, ये हमारे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आए थे, ठीक है। तो 296 सीटों के लिए जो फाइनली बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग चुन के आए थे, वो कहां से आए थे? वो किस पार्टी, कितने लोग इलेक्ट हुए थे? 208 सीटें आईएनसी जीत के आए थे। 208 सीटों में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आईएनसी के लोग थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, मुस्लिम लीग से 73 सीटें, ठीक है। स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट लोग कितने थे? 15 लोग इंडिपेंडेंट स्मॉल ग्रुप वाले थे, ठीक है। 93 सीट अलॉटेड टू द प्रिंसली स्टेट वर नॉट फिल्ड एज दे डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। जो रियासतें थी, यानी कि प्रिंसली स्टेट में तो जो रियासतें अपना इंडिपेंडेंट एक क्राउनशिप चला रहे थे, काइंड ऑफ से बोलते हैं रजवाड़ा सिस्टम चलता था, तो अपना खुद का इंडिपेंडेंट मोनार्की सिस्टम एस्टैब्लिश करके रखा था, ठीक है। तो रजवाड़ों ने, रियासतों ने मना कर दिया था कि हम इस चुनाव भागीदारी नहीं निभाएंगे संविधान सभा के, ठीक है। मूव करते हैं आगे। Although the Constituent Assembly was not directly elected by the people of India, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, मैंने पहले भी कहा था, वो डायरेक्टली लोगों द्वारा नहीं चुना गया था, ठीक है। भारत के लोगों द्वारा सीधे तौर पर चुनाव नहीं किया गया था संविधान सभा के लोगों का, उनको जो हमारे प्रोविंशियल असेंबलीज के लोग थे वही इलेक्ट किए थे, ठीक है। राज्य की विधानसभाओं से चुन के आए थे, वही लोगों ने उनको इलेक्ट किया था। डायरेक्ट इलेक्शन ना होने के बाद भी ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियन, एससी, एसटी इंक्लूडिंग वोमेन, इवन बताया था ना कितने वोमेन, 15 वोमेन पार्टिसिपेट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इन सबका वहां पर प्रतिनिधित्व था, यानी सबका रिप्रेजेंटेशन था, सबकी भागीदारी थी वहां पर। संविधान सभा में सारे लोग, सारे समुदायों के लोग मौजूद थे, कहीं ना कहीं चुन के आए थे, ठीक है। उस दौर के जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थी, जितने भी मतलब मुख्य महत्वपूर्ण लोग थे, हमारे लीडर्स थे, जो भी थे, सबने भागीदारी निभाई थी संविधान सभा में, एक्सेप्ट 2 पर्सन, 2 लोग थे, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे, वो संविधान सभा में बिल्कुल भी भागीदारी नहीं निभाई, वो संविधान सभा के कभी संविधान सभा के मेंबर थे ही नहीं। एक तो हमारे महात्मा गांधी जी थे, जो बिल्कुल भी संविधान सभा में कोई भी हिस्सा नहीं लिया था। दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिनको इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है, यानी कि संविधान सभा का पार्ट नहीं थे,
इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 का, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का थोड़ा देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। दिस एक्ट मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस, ये 3 चेंजेस लेके आया था ये, ठीक है, ये 3 बदलाव लाया था ये एक्ट जो हमारा था ना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का जो एक्ट था या अधिनियम था। असेंबली वाज मेड अ फुली सॉवरेन बॉडी। इसका मतलब क्या है? सॉवरेन का मतलब होता है सुप्रीम बॉडी। सॉवरेन का मतलब होता है कि कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होगा, यानी किसी भी बाहरी लोगों का हस्तक्षेप नहीं होगा, तभी तो आप सुप्रीम हुए ना। अगर सॉवरेन मतलब सुप्रीम, और सुप्रीम होने के बाद भी कोई इंटरफेयर कर रहा, सुप्रीम किस बात के फिर है आप, ठीक है। अमेरिकन आगे कुछ बोल दे भाई कि ऐसा नहीं ऐसा करो, और उसकी बात हम मान लें, तो हम सॉवरेन कैसे रह गए? हम तो सुप्रीम नहीं रहे ना फिर, ठीक है। तो होप आप सुप्रीम का समझ गए होंगे ना, संप्रभु बोलते हिंदी में, ठीक है। द एक्ट empowered द असेंबली टू abrogate, alter any law made by the British Parliament in relation to India, ठीक है। यानी कि 1947 में एक्ट बना, ठीक है। इससे पहले बिफोर दैट, ठीक है, बिफोर दैट, इससे पहले जितने भी हमारे एक्ट बने, रूल्स बने, लॉज बने, कुछ भी बने, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ रेगुलेशन, लॉज, एक्ट, कोई नियम कानून अधिनियम कुछ भी बना, उसमें कोई भी परिवर्तन लाना चाहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी जो थी उसके लिए फ्री थी। कोई भी एक्ट में, अधिनियम में बदलाव ला सकती थी, उसको पूरी तरह से रिपील करना चाहे, उसको पूरी तरह से बदल, मतलब पूरी तरह से उसको निष्क्रिय करना चाहे, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना चाहे, उसके लिए भी एकदम वो उसको फ्रीडम थी। यानी कहने का मतलब कि जिससे पहले 1927 पहले जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉज, रेगुलेशन या कुछ भी बनाया था कानून, उसको खत्म करने के लिए, उसमें मॉडिफाई यानी बदलाव लाने के लिए, किसी तरह का भी कुछ करने के लिए पूरी तरह से फ्री थे, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली परफॉर्म ड्यूल फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यूल मतलब दोहरे काम कर रही थी। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, वो 2 चीजें कर रही थी। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो ड्यूल फंक्शन कर रही थी। पहला, टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान बनाना। दूसरा काम क्या था? परफॉर्म एज ए पार्लियामेंट, यानी कि लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है। देश के लिए कानून बनाना भी, एट द सेम टाइम वर्किंग एज ए पार्लियामेंट, वो एज ए पार्लियामेंट भी काम कर रही थी, संविधान सभा, ठीक है। अब समझ आ गई, चलिए देख लेते हैं। एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या था? एज ए संविधान सभा जब वो काम कर रही थी तो क्या? मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ फ्री इंडिया, आजाद भारत के लिए हमारे संविधान बना रही थी। एज ए पार्लियामेंट क्या काम कर रही थी? इनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉ फॉर कंट्री, देश के लिए लॉज और यानी कि कानून और अधिनियम या फिर रेगुलेशन बना रही थी। दीज टू टास्क वर टू बी परफॉर्म ऑन सेपरेट डे, ये समझना थोड़ा जरूरी है। देखो, 2 काम कर रही थी, एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गया, और दूसरा एज ए पार्लियामेंट, ठीक है। एज ए पार्लियामेंट भी काम कर रही थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी काम कर रही थी। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आज वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बनाने के लिए काम करेगी तो सेम डे वो पार्लियामेंट्री काम भी करेगी, नो, ठीक है। एक दिन में एक ही काम परफॉर्म करेगी। अगर वो आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पे काम करेगी तो केवल संविधान बनाने का काम करेगी, वो पार्लियामेंट्री काम नहीं करेगी, ठीक है। और अगर एज ए पार्लियामेंट्री काम करेगी तो उस दिन वो संविधान सभा का काम नहीं करेगी, यानी कि वो एज अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का काम नहीं करेगी, संविधान बनाने का काम नहीं करेगी, फिर वो क्या काम करेगी? एज ए पार्लियामेंट काम करेगी। तो मतलब वो लॉज और रेगुलेशन बनाने का काम करेगी देश के लिए, ठीक है। समझ पा रहे हैं? यानी कि जिस दिन वो संसद का काम करेगी संसद का काम करेगी, अगर जिस दिन वो संविधान सभा का काम करेगी तो संविधान सभा का ही काम करेगी। यानी कि अलग अलग दिन में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेगी, एक दिन में दोनों फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, ठीक है। एक चीज और इसमें, व्हेनेवर असेंबली मेट एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, जब हमारी असेंबली संविधान सभा एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती थी तो उसके चेयरमैन कौन होते थे? हर जब कोई सदन बैठ होता है, जैसे पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट का चेयरमैन होता है ना कोई, स्पीकर जिसको हम बोलते हैं, लोकसभा का स्पीकर, ठीक है, लोकसभा जिसको बोलते हैं। तो एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब परफॉर्म करती थी तो असेंबली का हमारे चेयरमैन हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काम करते थे। एज जब वो पार्लियामेंट्री काम करती थी तो जीवी मावलंकर एज ए स्पीकर काम करते थे। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेम थी लेकिन फंक्शन अलग अलग थे, और ये दोनों फंक्शन कब तक काम करते रहे? 26 नवंबर 1949 तक ये काम करते रहे, ठीक है। इसके बाद जैसे संविधान खत्म हो बन गया, कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का काम खत्म हो जाता है, बस इसका इलेक्शन होंगे और इसका पार्लियामेंट सिस्टमैटिक 1950 चलने लगेगी, ठीक है। एक बार हम समराइज कर देता हूं। जब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा थी तो आज जब वो संविधान सभा काम करती थी, ठीक है, उस समय हमारा काम क्या था उनका? मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया।
अब एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब एज ए विधायिका पार्लियामेंट के तौर पे काम करती थी। तो क्या था, इनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज फॉर द कंट्री, देश के लिए कानून बनाने का काम कर रही थी वो, ठीक है। लेकिन जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली, एज ए कंस्टिट्यूएंट असेंबली बैठक होती थी, संविधान सभा जब संविधान बनाने का काम करती थी, तो चेयरमैन कौन होते थे, राजेंद्र प्रसाद जी होते थे। और वही संविधान सभा जब एक पार्लियामेंट्री काम करती थी, पार्लियामेंट की तरह काम करती थी, तो उसके चेयरमैन कौन होते थे, जीवी मावलंकर। द मुस्लिम लीग मेंबर हेलिंग फ्रॉम द एरियाज इंक्लूडिंग इन द पाकिस्तान विड्रॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, ठीक है। मुस्लिम लीग के मेंबर जो पाकिस्तान में शामिल क्षेत्रों से थे, उन्होंने संविधान सभा से वो हट लिए, अपना हट गए, ठीक है। इसके बाद हमारे जो क्या टोटल स्ट्रेंथ क्या बची थी, 299 एज अगेंस्ट 389 मेंबर थे ना। 389 जो टोटल स्टार्टिंग में थे, उसमें कितने मेंबर बचे बाद में, 299 मेंबर बचे हमारे संविधान सभा में, ठीक है। अदर फंक्शन परफॉर्म बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब हमारा संविधान सभा काम तो कर ही रही थी संविधान बनाने का, इसके अलावा और क्या काम किया, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, मतलब सारे एग्जाम्स में आता है, कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है, डबल स्टार क्वेश्चन, ठीक है। कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कई बार क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने में पूछ लेते हैं, तो इसको बहुत ठीक से आप समझिए और लर्न करिए। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज हमको जो अपनाया गया था, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था, किस डेट को किया गया था, जुलाई 22 1942, यानी 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया गया था, हमारे राष्ट्रीय ध्वज हमारा अपना लिया गया था। इसका मतलब संविधान हमारा लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। इससे पहले ये प्रोविजन हमने अपने देश में लागू कर दिया था। मैं जो स्टार्टिंग बता रहा था कि कुछ प्रोविजन हमारा संविधान जब इंप्लीमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ, उससे पहले भी इंप्लीमेंट हो चुके थे। तो उनमें से ये देखो, 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया गया था, नेशनल एंथम, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट कर लिया गया था, नेशनल सॉन्ग राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को कर लिया गया था। 24 जनवरी 1950 को हमारा नटराज प्रसाद जी को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज उनको इलेक्ट कर दिया गया था। तो यानी कि आप देख पा रहे हो 1 2 3, ये जनवरी 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, ये तीन चीजें थी। कौन कौन सी 24 जनवरी 1950 को थी, 24 जनवरी 1950 में तीन चीजें थी, नेशनल एंथम भी अडॉप्ट कर लिया गया था, बना लिया गया था, नेशनल सॉन्ग राष्ट्रीय गीत भी कर लिया गया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन चुके थे, ठीक। इनके अलावा कुछ प्रोविजंस और थे जो संविधान लागू होने से पहले ही वो प्रोविजन, यानी वो प्रावधानों को लागू कर दिया गया था। वो कौन कौन से प्रावधान, जैसे कौन कौन से प्रोविजंस थे आप देख सकते हैं। सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू सिटीजनशिप हो गए, इलेक्शंस हो गए, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशन प्रोविजन, शॉर्ट टाइटल कंटेन इन आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, ये सारे प्रोविजंस जो है 26 नवंबर 1949 को इनेक्ट कर दिए गए थे। यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, और 26 नवंबर 1949 को ही इतने प्रोविजन पहले से ही देश में लागू कर दिए गए थे। आपको बताया था मैंने 26 नवंबर 1949 किस लिए फेमस था, स्टार्टिंग बताया था, क्या था, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। द रिमेनिंग प्रोविजन जो और थे बाकी हमारे कब लागू कर दिए गए, 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को तो पता है आपको ना, पूरा कंप्लीट हमारा जो संविधान है या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया गया, ठीक है। लगभग मोटा मोटा कुछ प्रोविजन हमारे पहले लागू कर दिए गए थे, बाकी जो टोटल बचे थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए गए थे। और जो 26 जनवरी है हमारे, सो क्या बोलते हैं, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में प्रस्ताव के बाद पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। पता था ना कि 1930 में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसी उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंटेशन के लिए डे तय किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और है तो जान लेते हैं, वो क्या है। एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज अ सिंबल सील ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा का जो हमारा सिंबल जो हमारा था वो क्या था, एलिफेंट था। एच.बी.आर. अयंगर वाज द सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी कौन थे, एच.बी.आर. अयंगर, ठीक है। एस.एन. मुखर्जी वाज द चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे, ठीक है, एस.एन. मुखर्जी जी थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वाज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके कैलीग्राफर थे, कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कैलीग्राफर थे हमारे संविधान के। द कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डन बाय बसंत कृष्ण वैद्य। ये जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का जो मुख्य हमारा जो
ओरिजिनल प्रारूप था संविधान का, उसको हिंदी वर्जन किसने लिखा था? बसंत कृष्ण वैद्य जी ने लिखा, ठीक है। डेकोरेटेड एंड इल्यूमिनेटेड बाय नंदलाल बोस। ऐसे चैप्टर वाइज चैप्टर करके कंप्लीट इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को हम कवर करेंगे, ठीक है। और इतना इजी तरीके से कवर करेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी भी कहीं समझ में नहीं आया आपको तो यहां समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। इसको और भी मैं ऐसे तरीके से लेके आऊंगा सेशन को कि जहां जहां को कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन ही खत्म कर दूंगा, ठीक है। अब आप आगे जब देखेंगे सेशंस में, अभी तो स्टार्टिंग था, ठीक है, तो आप खुद फील करेंगे कि यहां मुझे कंफ्यूजन होता था, ये डाउट मुझे आज क्लियर हुआ है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।